ये कल का प्रॉब्लम है नंबर 172, जिसको मैं फास्ट रिवाइज कर लेता हूं. कुछ डिफिकल्टीज वर रेज्ड, सो आई जस्ट रिवाइज दिस अगेन. आपको बताया गया है कि दिस इज अ प्लैनेट जिसका रेडियस 2r है, इसका रेडियस r है, दोनों के बीच में डिस्टेंस d है, और यहां से आपको पार्टिकल ऑफ मास m बाहर निकालना है. तो व्हाट वेलोसिटी शुड बी गिवन है पूछा गया है. इसको यहां से बाहर निकालने के लिए दो अट्रैक्टिव फोर्स है. वन इज ड्यू टू दिस प्लैनेट एंड द अदर इज ड्यू टू दिस प्लैनेट. आपका पोटेंशियल का डेफिनेशन क्या है? द डेफिनेशन इज द वर्क डन टू ब्रिंग potential energy, work done to bring the mass from infinity to this point. Infinity से आप उसको इस पॉइंट पे लेके आएंगे तो जो भी वर्क डन रहेगा that is potential energy. उसी तरीके से अगर मैंने पार्टिकल ऑफ मास m को यहां से अगर मैं इंफिनिटी पे लेके जाना चाहता हूं तो वर्क डन विल बी डेफिनेटली इक्वल टू सेम बट विथ द साइन चेंज्ड. यहां पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव आती है और यहां पे वर्क डन विल बी डेफिनेटली पॉजिटिव. जीरो से पोटेंशियल का मतलब यह होता है आप इंफिनिटी से यहां तक लेके आ गए उसको. वर्क डन इज पोटेंशियल एनर्जी, नेगेटिव साइन आती है यहां पर. तो अगर आप उसको इस डिस्टेंस से इंफिनिटी पे लेके जाना चाहते हैं, वर्क डन विल बी सेम बट विथ द साइन चेंज्ड. यहां पे साइन नेगेटिव आती है, यहां पे साइन पॉजिटिव रहेंगे, एंड सो द वर्क डन विल बी इक्वल टू, अगर मैं इस प्लैनेट को लेता हूं एज P, then the work done will be equal to how much? It will be equal to G MP M upon D by 2. यहां पे मैंने सिर्फ कंसिडर किया इसका ग्रेविटेशनल फोर्स. इसका ग्रेविटेशनल फोर्स अगर कंसिडर करूंगा तो वर्क डन विल बी इक्वल टू G MS M अपॉन D by 2. ये दोनों वर्क डन, दोनों अभी ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों का है, इसलिए दिस इज द वर्क डन व्हेन वी आर कंसीडरिंग ओनली द प्लैनेट P, एंड दिस इज द वर्क डन व्हेन यू आर कंसीडरिंग द सैटेलाइट S. तो दोनों के प्रेजेंस में द वर्क डन निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? दोनों को ऐड करेंगे, और दोनों को ऐड करने के बाद उसको इक्वेट करेंगे टू हाफ m v स्क्वायर विच इज द एस्केप वेलोसिटी. तो आपको अल्टीमेटली रिजल्ट मिल जाएगा. तो ध्यान में ये रखना है कि पोटेंशियल एनर्जी का मतलब होता है द वर्क डन टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी टू दिस पॉइंट. वर्क डन आपका नेगेटिव आएगा, लेकिन अगर आपको d by 2 से इंफिनिटी लेके जाना है तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव, और इसी वर्क डन को हमने लिया है, दोनों को ऐड करके आपको इक्वेट करना है अल्टीमेटली टू गेट द रिजल्ट. बाकी कैलकुलेशंस अपन सब कर चुके हैं. नाउ आई एम डीलिंग विद नंबर 176. इफ r represents the radius of the orbit of the satellite of mass m orbiting around the planet, the velocity कितना रहेगा? ये बात ध्यान में रखेंगे आप कभी भी कि अगर सैटेलाइट आपका रिवॉल्व कर रहा है इन द सर्कुलर ऑर्बिट, उसके पास वेलोसिटी रहेगी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी. व्हाट विल बी द वेलोसिटी? इट विल बी इक्वल टू क्रिटिकल वेलोसिटी. तो आपको सिर्फ क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखना है. Vs is equal to root of gm upon r, which is also equal to root of gm upon r plus h. सर्कुलर मोशन का मतलब है उसके पास क्रिटिकल वेलोसिटी रहेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको लिखना है. 180 के लिए a satellite S is moving in elliptical orbit around the earth. The mass of the satellite is very small compared to the mass of the earth. तो आपको पूछा गया है the acceleration of S is always directed toward the center. ये उसका आंसर होनी चाहिए. सेकेंड ऑप्शन पढ़ लेते हैं. द एंगुलर मोमेंटम ऑफ S about the center of the earth changes its direction but its magnitude remains constant.
total mechanical energy of S varies periodically, it cannot vary, and the linear momentum of S remains constant in time. Linear momentum never remains constant because velocity उसकी बार बार बदलते रहती है. So this is also not possible. तो सिर्फ possible कौन सा है? It is what? The acceleration of S is always directed toward the center of the earth. I think the point is very clear to all of you. Next number, two satellites of mass M1, M2 are revolving around the earth in a circular orbit. The radius is given. Which of the following statements is true regarding the speeds? मुझे एक बात बताइए, 184 के लिए आपका क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला है दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन r. इसका मतलब क्या होता है? दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशन है. दैट इज vc is inversely proportional to 1 upon root of r. Definitely. तो इसका मतलब क्या होता है? It is given to you that r1 is greater than r2. It follows that v1 is less than v2. This should be the answer because of the inverse relation. If r1 is greater, this will be less. 188 पे आते हैं. Orbital speed of an artificial satellite very close to the surface of the earth is v0. Then the orbital speed of the another artificial satellite at a height equal to 3h, 3 times the radius of the earth above the surface कितना रहेगा पूछा गया है. ऑर्बिटल स्पीड के बारे में यहां पे बात हो रही है. तो ऑर्बिटल स्पीड का मतलब यह होता है vc is equal to root of gm upon r, which is equal to root of gm upon r plus h. पहली केस में आपको दिया है क्लोज टू द अर्थ. अब क्लोज टू द अर्थ का मीनिंग होगा h इज इक्वल टू 0. तो आपकी वेलोसिटी रहेंगी रूट ऑफ gm अपॉन r. ये वेलोसिटी आपको दी गई है इक्वल टू v0. हम v0 लिख लेंगे. नाउ एट हाइट इक्वल टू 3h आपकी क्रिटिकल वेलोसिटी रहेंगी रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस 3r. सो दिस इज इक्वल टू रूट ऑफ gm अपॉन 4r. तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 रूट ऑफ gm upon r, and so that is equal to v0 upon 2. I think the result is very clear to all of you. A remote sensing satellite of earth revolves in the circular orbit. उसकी हाइट दी गई है. The radius of the earth is given. G is also given. That the orbital speed कितने रहेंगे पूछा गया है. अब एक बात ध्यान में रखेंगे, ऑर्बिटल स्पीड के बारे में अगर बात होती है तो फॉर्मूला वही रहेगा क्रिटिकल वेलोसिटी का. दैट इज रूट ऑफ gm अपॉन r प्लस h. यह आपका फॉर्मूला है. नाउ r इज इक्वल टू 6.38 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर्स. ये दिया गया है. h इज इक्वल टू द हाइट अबाउट द सैटेलाइट इज इक्वल टू 0.25 इंटू 10 टू द पावर 6. लेकिन यहां पर g की वैल्यू नहीं दिया है और मास की वैल्यू भी देनी दी है. बट व्हाट इज गिवन टू यू? एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया है. सो gm इज r स्क्वायर g. स्पेसिफिकली मैंने इसलिए बताया, यहां पर r दिया है, s दिया है, gm की वैल्यू नहीं दिया है. आपको मालूम करनी थी gm की वैल्यू, तो डोंट यूज इट. यहां पे उन्होंने दिया एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. सो gm इज इक्वल टू r स्क्वायर g. सो वी हैव vc इज इक्वल टू रूट ऑफ, ये रहेगा r स्क्वायर g अपॉन r प्लस h. ये आपको मिल गया. सो वी हैव vc इज इक्वल टू, r को बाहर निकाल दीजिए, दैट इज इक्वल टू, ये रहेगा 10 और दिस विल बी इक्वल टू 6.38 प्लस 0.25 10 टू द पावर 6. यह आपको मिलेगा.
So VC is equal to 6.38 into 10 to the power 6 और ये रहेगा रूट ऑफ this is 6.38.25, this is 13.6 और ये रहेगा यहां पर आता है ये 6.63 into 10 to the power 6 और यहां पर 10 है। अप्रोक्सीमेशन अगर मैं यूज करता हूं, एक काम करेंगे 66 एक जीरो यहां पे ट्रांसफर करेंगे तो 66 मिल जाएगा, तो मुझे मिलेगा VC is 6.38 into 10 to the power 6। डेसिमल पॉइंट यहां पे 66 को मैं ट्रीट करूंगा 64 तो 8 रहेगा इसका स्क्वायर रूट, सो इट इज 8। एक जीरो ट्रांसफर हो चुका है तो ये 10 to the power 5, 10 to the power 5 तो एक कैंसिल हो 10 to the power 4 और ये रहेगा 10 to the power 2। By calculating this आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिल जाएगा, इट इज 0.8 into 10 to the power 4। इसके पास में आंसर आनी चाहिए और आपका आंसर आता है इक्वल टू 7.76, तो ये रहेगा आपका इक्वल टू 80 into 8 into 10 to the power 3 and answer approximation will be equal to 8 kilometers per second. The actual answer is given to you as 7.76. Approximation से हम लेके आ गए, यहां पर इसको 10 ले लिया मैंने, यहां पर मुझे आता है 6.63, इसको मैंने ट्रीट किया है 66, 10 एक ट्रांसफर कर लेते 5 हो गया, 5 का मतलब होगा 4 को रूट ऑफ बाहर निकल रहे तो कितना बचेगा 2, और ये अगर मैंने 64 लिया तो 8 बाहर निकलेगा, तो नियरली इक्वल टू 8 आता है किलोमीटर पर सेकेंड। इट इज वेरी क्लोज टू द आंसर। 196 के लिए a satellite is revolving around the planet in a circular orbit of radius r to find acceleration, which of the following equations should be used? अगर it is revolving, इसका मतलब ये होता है it is having centripetal acceleration, और centripetal acceleration is equal to v square upon r, इसको आप यूज कर सकते हैं। और एक बात है, velocity is equal to distance covered, एक रेवोल्यूशन में डिस्टेंस कितना कवर करेगा इक्वल टू सर्कमफ्रेंस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। वेलोसिटी का मतलब होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कितना कवर किया एक रेवोल्यूशन में 2 पाई r और टाइम कितना लग गया कैपिटल T, सो दीज आर द टू रिलेशंस टू बी यूज्ड। तो सभी में से कौन से रिलेशन यूज करेंगे आप, गिवन बाय ऑप्शन सी 200। A satellite is launched in the circular orbit of radius r around the Earth, while the second is launched in an orbit of radius 1.02. The percentage difference in the time of the two satellites. अब आप देख लीजिए, it is number 200 there. यहां पर what is given to you? T is the periodic time, r is the radius. इनका यह कहना है कि यहां पर रेडियस बना दिया 1.02, तो व्हाट विल बी द पीरियोडिक टाइम, ये निकालते हैं और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना रहेगा उसको देख लेते हैं। अब एक बात ध्यान में रखो, 1.02 r का मीनिंग होता है 1 प्लस 0.02 r, दिस इज इक्वल टू 1 प्लस 2 अपॉन 100। इसका मतलब ये होता है कि जो नया जो r है, नया r मैं r' से रिप्रेजेंट करूंगा, it has been increased by 2%. So r has been increased by 2%. I think the point is very clear. नया रेडियस कितना 1.02 कितना r प्लस 2 अपॉन 100 इंटू r विच इज 2%। यानी इसका मतलब क्या होता है, दिस r इज इक्वल टू प्लस r प्लस 2%, यानी यहां पे बढ़त हो चुकी है 2% ऑफ r। अभी और एक जो जनरल फॉर्म हमने डील किया था पहले ही, t is equal to t square is equal to some constant times r cube, okay, plus third law. So t is equal to some constant times k r raised to 3/2.
इस प्रकार के प्रॉब्लम्स अपने डील कर लिया है कि यहां पर अगर x बदलता है, r बदलता है बाय x%, t विल चेंज बाय 3/2x%। हम क्या बोल रहे हैं, r आपका बदल गया x% से, तो दिस विल चेंज बाय 3/2x। एक और प्रॉब्लम अपन डील कर लेंगे, दैट इज g इज इक्वल टू gm अपॉन r स्क्वायर। इसको शायद मैंने डील कर लिया है। अगर यहां पर r डिक्रीज होता है x% से, तो g विल इंक्रीज बाय 2x%। कैसा आता देख लीजिए आप, मास कांस्टेंट है, r आपका डिक्रीज हुआ x% से, यहां स्क्वायर है, तो g विल इंक्रीज बाय 2x%। यहां पर r रेज टू 3/2 है, x को मैंने इंक्रीज किया है x% से, तो t विल इंक्रीज बाय 3/2x। ये दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों डिक्रीज होंगे, लेकिन यहां पे कैसा है, ये डिक्रीज होता तो ये इंक्रीज होगा। तो अगर मेरा r डिक्रीज होता है, r इंक्रीज होता है बाय x%, t विल इंक्रीज बाय 3/2x। तो यहां पर आप देखेंगे r हैज इंक्रीज बाय हाउ मच, 2%। सो t विल इंक्रीज बाय कितना रहेगा, x इंटू 3/2। x कितना हो गया, 2 इंटू 3/2, तो ये इंक्रीज होगा 3% से। शॉर्टकट मेथड से आंसर फास्ट आता है। यहां पर कैसा बोला मैंने कि r इंक्रीज हुआ है x% से, तो t इंक्रीज होगा 3/2x%। यहां पर आपका r इंक्रीज हुआ है 2% से, तो आपका t इंक्रीज होगा बाय x इंटू 3/2 विच इज इक्वल टू 3%। Two small satellites move in circular orbits around the earth. Distances है r and r plus delta r। टाइम पीरियड भी दिया हुआ है, तो उसके बीच में हमको रिलेशन निकालना है। आप देखेंगे t रेडियस r इतना बढ़ चुका है, जब रेडियस बढ़ता है बाय डेल्टा r, उसके बीच में रिलेशन निकालना है। आपका रिलेशन कैसा है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ r³ अपॉन gm। मैं इसको डेफिनेटली ऐसा लिख सकता हूं, दैट इज इक्वल टू r रेज टू 3/2। अभी ये रिलेशन देख लीजिए, t इज इक्वल टू k r रेज टू 3/2। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं विद रिस्पेक्ट टू r, मुझे मिलेगा 3/2 k। डिफरेंशिएट करने का मतलब एक कम हो जाएगा, यानी इसका मतलब है a रेज टू हाफ। ये मेरा हो गया पहला इक्वेशन। आई टेक दिस एज द सेकंड इक्वेशन हियर। सेकंड इक्वेशन लेने से पहले डेल्टा t इज 3/2 k r रेज टू हाफ इंटू डेल्टा r। ये बन गया मेरा सेकंड इक्वेशन, और ये है मेरा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये दोनों को मैं डिवाइड करता हूं, तो मुझे मिलेगा डेल्टा t अपॉन t। इसको डिवाइड कर लो, बाकी के पूरे टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा यहां पर 3/2, k एंड k विल गेट कैंसल्ड, ये डेफिनेटली बचेगा। ये टर्म आपका जा रहा है ये न्यूमरेटर में, इसको ऊपर लेके आ जाएंगे। इट इज व्हाट, r रेज टू हाफ, और ये रहेगा r रेज टू 3/2। आई टेक दिस इन द डिनोमिनेटर, तो ये बचेगा 1 अपॉन r डेल्टा r। सो अल्टीमेटली द रिलेशन इज डेल्टा t इज इक्वल टू, फॉर्म किस प्रकार से दिया है, डेल्टा t is equal to 3/2 delta r upon r into t. This should be the answer. I think that's very clear. 208 में आएंगे।
A missile is launched with a velocity less than escape velocity, the sum of kinetic energy and potential energy. अब 208 के लिए ध्यान में रखेंगे, आपकी टोटल एनर्जी रहती है इक्वल टू, फॉर्मूला निकलेक्ट कीजिए आप, GM अपॉन 2R प्लस H, ये रहती है आपकी टोटल एनर्जी। अगर मैंने इसको सप्लाई किया है एनर्जी इक्वल टू प्लस GM अपॉन R प्लस H, अगर इतनी एनर्जी मैंने सप्लाई किया तो टोटल बन जाएगा इक्वल टू 0, और सैटेलाइट के ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, इंफिनिटी पर पहुंच जाएगा। एट हाइट H ये उसकी एनर्जी है, इतनी एनर्जी मैंने सप्लाई किया, टोटल कितना बन गया 0, एंड इट हैज रीच्ड इंफिनिटी। तो इफ इट इज विदिन द ग्रेविटेशनल फील्ड, if it is within the gravitational field, उसकी टोटल एनर्जी नेगेटिव आएगा। टोटल एनर्जी नेगेटिव का मतलब क्या होता है, इट इज इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। तो इसका आंसर क्या रहेगा, द सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी विल बी इक्वल टू नेगेटिव, बिकॉज आपकी वेलोसिटी जो दिया है इट इज लेस देन एस्केप वेलोसिटी। लेस देन एस्केप वेलोसिटी का मतलब होता है इट विल रिमेन इन ग्रेविटेशनल फील्ड, एंड व्हेन इट रिमेन्स इन ग्रेविटेशनल फील्ड द टोटल हैज टू बी इक्वल टू नेगेटिव। 212 के लिए देख लीजिए आप, a satellite of mass m is orbiting the earth, the height is given, total energy in terms of G0, the acceleration due to gravity at the earth surface निकालना है। अभी हमने इसको जस्ट डील किया है। 212 में टोटल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस GM अपॉन 2R प्लस H। यहां पर इन्होंने किया कुछ भी नहीं है, यहां पर GM की जगह में आपको सब्स्टिट्यूट करना है R² G0, दिस इज एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस। तो टोटल एनर्जी विल बी माइनस R² G0 अपॉन 2 टाइम्स R प्लस H। ये रिजल्ट आपको मिलेगा। एक टर्म हमने यहां पे मिस कर लिया है टोटल एनर्जी केस में, यहां पर भी मिस कर लिया मैंने, M एंड M। यहां पर भी टोटल एनर्जी में मास ऑफ द सैटेलाइट डेफिनेटली आएगा। सो दिस इज व्हाट यू गेट। वेल, आगे बढ़ते हैं 216 के लिए। इसमें द एडिशनल काइनेटिक एनर्जी टू बी प्रोवाइडेड टू द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ टू ट्रांसफर इट फ्रॉम द सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1 टू रेडियस R2। मेरे ख्याल से यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी तो नहीं, बट द एडिशनल टोटल एनर्जी कितना देना पड़ेगा इसको अपन निकाल लेते हैं। इसको वैसे मैं चेक कर लूंगा बाद में, लेकिन मेरे ख्याल से टोटल एनर्जी के टोटल काइनेटिक एनर्जी की जगह में इट हैज टू बी टोटल एनर्जी, नॉट टोटल काइनेटिक एनर्जी बट टोटल एनर्जी। तो 216 के लिए आपकी टोटल एनर्जी आती है इक्वल टू माइनस GMM अपॉन द रेडियस R1, और R1 कितना रहेगा, कैपिटल H कैपिटल R प्लस H1, जो भी हाइट उसकी रहती है। ये हो गया टोटल एनर्जी इन द ऑर्बिट ऑफ रेडियस R1। कैपिटल साइन इज बीइंग यूज्ड, ठीक है। R1 ऐसा लेते हैं, टोटल एनर्जी व्हेन इन ऑर्बिट ऑफ दिस रेडियस GMM अपॉन R2। अगर आपको उसको लेके जाना है फ्रॉम, इफ यू वांट टू टेक इट फ्रॉम द ऑर्बिट R1 टू ऑर्बिट R2, हमको R1 से लेके जाना है ऑर्बिट R2। अब एक बात बताइए, नेगेटिव साइन बाहर में है, R2 की वैल्यू ज्यादा है तो दिस विल बिकम लेस, ये क्वांटिटी मैग्नीट्यूड कम हो जाएंगी, इट विल बिकम लेस नेगेटिव। लेस नेगेटिव का मतलब है एनर्जी विल इंक्रीज। मैं रिपीट कर रहा हूं, R2 क्या है, ज्यादा है देन R1। If this quantity is more, this will be less,
it becomes less negative. It becomes less negative. इसका मतलब यह होता है the quantity is increasing. That's the meaning of it. तो additional energy कितना देंगे आप? Additional energy will be equal to 2 minus 1 is equal to, this will be equal to so this will be equal to the difference, which is equal to minus G mm upon 2, and this will be R1 minus R1 upon R1 minus 1 upon R2. This should be the answer. Correction स्पेशली आप याद रखेंगे, एडिशनल काइनेटिक एनर्जी एंड एडिशनल टोटल एनर्जी. टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट 1, टोटल एनर्जी इन ऑर्बिट 2. लेके जाने के लिए टोटल एनर्जी ज्यादा है, मैंने से उसको सबट्रैक्ट किया एंड दैट्स द रिजल्ट व्हिच इज ऑब्टेन्ड. In number 220, what is the ratio of the potential energy to kinetic energy of the moon orbiting around the earth? मून को आप सैटेलाइट ही समझेंगे. The kinetic energy is equal to half m vc square. तो vc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपको ये मिल जाएगा. Next, potential energy is minus gmm upon r. So the ratio of potential energy to kinetic energy आपके आएंगे to be equal to 2:1. 224 के लिए देखेंगे. A rocket takes a satellite of mass m to the altitude of 1/5 the radius of the earth. If g is acceleration due to gravity on the earth's surface, the increase in potential energy of the satellite कितना रहेगा पूछा गया है. दूर जाने से पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता है इनफैक्ट. तो यहां पर it is taken to the height equal to 1/5 of the radius of the earth. So increase in potential energy आपको निकालना है. तो potential energy on the surface मैं बोलूंगा H is equal to 0 is minus G mm upon R. Potential energy at height equal to R by 5. This is equal to minus G mm upon R plus this, which is equal to minus G mm. 5 आपका न्यूमरेटर में आएगा और ये रहेगा 6R. So the increase potential energy at height H is equal to R by 5 minus potential energy at height H is equal to 0. Subtract करेंगे आप इसको. So this will be equal to how much? यहां पर ये प्लस साइन आ जाएंगे. So this will be equal to G mm upon R minus G mm 5 upon 6R, and so this is equal to G mm upon R, और ये रहेगा 1 minus 5 by 6. यहां पे दिस विल बी माइनस दिस, तो ये प्लस हो जाएगा. सो दिस इज द रिजल्ट. तो मुझे अल्टीमेटली मिलता है इक्वल टू 1/6 G mm अपॉन R. G की जगह में अगर मैं सब्स्टिट्यूट करता हूं R स्क्वायर, G इज इक्वल टू व्हाट? अच्छा, R विल गेट कैंसल्ड. नो, R and R won't get cancelled there. आपको आंसर किस फॉर्म में दिया उसको देखने दीजिए मुझे. इट इज इक्वल टू GMR
increase is equal to, I'm just rewriting this, GMM upon R 1/6. इसके जगह में मैं लिखूंगा R square G M अपॉन G इंटू 1/6. तो मुझे ये मिलता है इक्वल टू GMM अपॉन R इंटू 1/6 हो जाएगा वो. एक GM के जगह मैंने सब्स्टिट्यूट किया R स्क्वायर G, एक R कैंसिल होके आपको मिल गया 1/6 mgr. वहां आंसर इज गिवन टू ए नेगेटिव. इनफैक्ट जैसे आप दूर जाएंगे तो व्हाट हैपेंस, द टोटल एनर्जी गोज ऑन इंक्रीजिंग. तो मैंने अगर इसको लिया है हायर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, तो डेफिनेटली साइन आपकी पॉजिटिव ही आनी चाहिए. सो मेक दैट करेक्शन. वहां पे माइनस दिया है, मेक इट पॉजिटिव. इसमें नंबर 228 में द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द सैटेलाइट ऑफ मास 1000 इज गिवन. द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द अनदर सैटेलाइट ऑफ मास 10 to the power 4 कितना रहेगा सेम हाइट से. आपके बाइंडिंग एनर्जी का फॉर्मूला देख लीजिए क्या है. इट इज 228. बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू हाफ GMM अपॉन R. So binding energy depends on the mass. So binding energy of the second upon binding energy of the first is equal to M2 upon M1. दूसरे सैटेलाइट का मास यहां पे दिया गया है 10 to the power 4. 10 to the power 4 दिया है. और पहला जो सैटेलाइट है उसका मास दिया गया है 10 to the power 3. So binding energy of the second is equal to binding energy of the first. Binding energy of the first दिया गया है 10 to the power 6. So it is 10 to the power 6 multiplied by 10. तो आपका आंसर आनी चाहिए 10 to the power 7. That is the answer.